अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। एक इंटरव्यू किया है सुहेल वड़ाइच साहब ने, बड़ा ज़बरदस्त वो कॉलम्स लिखते हैं और एक दिन जियो के साथ भी करते हैं। एक दिन उन्होंने अब किया है फवाद चौधरी साहब के साथ, और वो एक दिन जो है मेरा ख्याल है हर एक की ज़ुबान पर जहन में यही इंटरव्यू है। और हदिये के आज काबीना में भी इस पर गपशप हुई। हुआ ये कि जब काबीना के एजेंडा आइटम्स ख़त्म हो गए तो फिर असद उमर साहब ने कहा जी मैंने बात करनी है। असद उमर साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं जी कि हमारी आपस के झगड़े से क्या पार्टी को फ़र्क पड़ा। ये आप बताएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है, भी आपको हम शॉर्ट सुनाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इन हिज यूजुअल स्टाइल से जी ठीक है फवाद चौधरी साहब, आप ज़रा जो बात है अंदर की अंदर रहने दिया करें, तो अपोजिशन को इसका फ़ायदा होता। तो ये तो वहाँ कैबिनेट में हुई बात। उसके बाद वाडा साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी देखें ये लोग, कुछ लोग हैं जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, वो इशारा चौधरी फवाद चौधरी की तरफ नहीं था, किसी और की तरफ था, वो हमारे पैनलिस्ट बताएंगे आपको। फिर दूसरा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, दो चीज़ें। एक तो ये चौहान साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ लाहौर से फरमा दिया, क्या फरमाया वो भी आपको बताते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट्स जो इंटरव्यू में हुआ। सबसे पहले क्या कहते हैं फवाद चौधरी इंटरनल फाइटिंग का और असद उमर एंड JKT वगैरह के बारे में, सुनिएगा। असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। शायद पहली दफ़ा नहीं आपने गपशप सुनी, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो फेडरल मिनिस्टर हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि क्या हुआ इस लड़ाई के नतीजे में, पावर किधर चली गई, सुनिएगा। पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के हमारी जो इंटरनल फाइटिंग थी बिटवीन दीज 3-4 टॉप लीडर्स, उसने ना सिर्फ पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसके नतीजे में पूरी पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और उनकी जगह जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली। फिर क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की टीम के बारे में, ये सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या है, आपकी पॉलिटिकल टीम जो है वो नहीं है, आपकी गवर्नेंस रिफॉर्म्स की टीम नहीं है। अच्छा, फिर ये आखिर में उन्होंने कह दिया कि अगर किसी का ख्याल है इस सब लड़ाई झगड़े के हवाले से कोई हमारी हुकूमत जाने लगी, उस पर क्या कहते हैं, सुने। अगर फौज भी उनको सपोर्ट कर रही है पूरी, प्राइम मिनिस्टर को, बाकी तमाम इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास इस वक्त पॉलिटिकल ऑप्शंस जो हैं वो नहीं है। और फिर नाज़रीन कुछ ही देर पहले चौहान साहब जो हैं पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कोई राय दी इनको फवाद चौधरी साहब को कि घर चले जाएं अगर आपको पसंद नहीं सुन। तो एनीवे वो तो आप स्लाइड देख रहे हैं, शॉर्ट नहीं है। उन्होंने कहा जी अगर आपको पसंद नहीं है, आपको पहले भी हमने समझाया 6 महीने पहले कि इस तरह की चीज़ें ना करें, आपको इतनी इज्जत दी है, कोर कमेटी का मेंबर हैं और ये वो, तो अगर आपको ये पसंद नहीं सारी चीज़ें तो देन गो होम। तो ये राय दी उन्होंने। और बड़ी इंटरेस्टिंग नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं, को चेयरपर्सन है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी आज कह दिया कि जी हम कहते नहीं थे कि जारी है हुकूमत, अब ये अपने बोझ तले ही दब रही है और गिर जाएगी हुकूमत। तो ये सब बातें, इस पर हमने नाज़रीन दो बड़े तगड़े लोगों को इनवाइट किया। एक तो द पर्सन हिमसेल्फ सुहेल वड़ाइच साहब, जिन्होंने इनकी फवाद चौधरी साहब का, उनसे जरा बात करते हैं। और वेलकम टू द प्रोग्राम सुहेल वड़ाइच साहब। और मोहम्मद मालिक साहब, आई थिंक ही इज कम टू आवर प्रोग्राम द फर्स्ट टाइम। क्यों मालिक, पहली दफ़ा आए आप? सीनियर एनालिस्ट हैं और हम टीवी के मेरे ख्याल प्रेसिडेंट भी हैं और अपना प्रोग्राम करते हैं बड़ा तगड़ा, ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक। जी मालिक, वेलकम टू द शो। अच्छा जी, सुहेल वड़ाइच साहब आप जरा बताइएगा कि ये जो इंटरव्यू है इसमें बातें बड़ी इंटरेस्ट। अच्छा सुहेल वड़ाइच साहब अभी हमारे साथ हैं। मालिक आप जरा बताएं कि अगर हम ये कहें कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ये बात हुई है, उससे आगे नहीं कुछ होने लगा, जो लोगों का ख्याल है कि इसके नतीजे में हुकूमत पर कोई इसको धचका लगा या कुछ, व्हाट्स योर टेक? नहीं नसीब में दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो वो बातें हो रही हैं कि जी चेंज हो रहा है, अख्तर मेंगल साहब ने पहले बात की, फिर बुगटी साहब ने बात शुरू कर दी, वो एक डिफरेंट इशू है। बेसिकली ये चीज़ वो हुई है कि जो बातें पहले ही हम सबको पता थी वो ऑफिशियल कर दी हैं फवाद चौधरी ने। सबको पता था असद उमर का और जहांगीर तरीन साहब के झगड़े का,
सबको पता था कि असद उमर और के जाने में जहांगीर तरीन साहब अपने कराची वाले थे आरिफ नकवी साहब, ये 2-3 लोग थे जिनका बहुत बड़ा हाथ कहा जाता था हमेशा से और हम सुनते थे। फिर फैसल वाबडा की जो आपने बात की, फैसल वाबडा की और असद उमर साहब की कराची पॉलिटिक्स की जो सी राइवलरी है वो अपनी जगह पे है। ये बेसिकली वो सारे फिशर्स हैं जो सामने आ गए हैं, द डर्टी लॉन्ड्री इज आउट। कोई सरप्राइज कुछ नहीं है, सच सामने। लेकिन असल चीज जो है वो आप देखें, ये फ्रस्ट्रेशन है। 2 साल हो गए हैं नसीब, कागजों पे 3 साल रह गए हैं गवर्नमेंट के। आखिरी साल तो आप निकाल दें, इलेक्शन का होता सब कुछ। मैंने कुछ हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम किया और मैंने उसमें 3-4 सवाल यही रेस किए थे कि करीबन आप 104 हफ्ते की बात कीजिए, अगर 2 साल है तो 2 साल सुनने में बहुत लगता है, बट व्हेन यू ब्रेक इट डाउन तो 104 हफ्ते हैं। 104 हफ्ते हो भी गए हैं। अभी तक गवर्नमेंट की लेगेसी क्या है? अगर इनकी करप्शन की ड्राइव है तो उसमें भी जितने लोग पकड़े थे, चाहे वो शायद खान अब्बासी हों, ख्वाजा बरदरान हों, नवाज शहबाज शरीफ हों, ABC चल रहे थे, वो सारे आए, टाइम किया, बाहर निकल गए। वो प्रोसेस लंबे हैं। अगर अभी शहबाज शरीफ साहब वगैरह भी पकड़ते हैं, वो भी प्रोसेस लंबा चलेगा। मियाँ साहब वैसे ही बाहर हैं, जरदारी साहब को भी चार्जशीट होगा, इंडाइटमेंट होगी। ये 2 सालों में, 2.5 सालों में निपटने वाला नहीं है इशू। और अगर हो भी, 2 चीजें, लोगों की तरजीह क्या है? हर बंदा चाहता है करप्ट आदमी को सजा हो, हर बंदा चाहेगा, चाहे वो वोट भी डाल रहा हो मुस्लिम लीग नवाज को, लेकिन अगर वो अंदर से सोचेगा कि मियाँ साहब वाला ने बड़ा माल बनाएंगे, अंदर होना चाहिए, वो ख्वाहिश उसकी सबकी होगी। लेकिन पहली तरजीह क्या है? पहली तरजीह है कि मेरी नौकरी हो, मेरा चल रहा हो, मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे हो, मेरी सेहत का ख्याल हो, मैं सिक्योर हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम की लगता है कि तरजीह है कि ये सारे अंदर हो। अब अगर आपने इलेक्ट होना है तो आपने तरजीहात लोगों के साथ, अगर आपकी कॉन्सोनेंस होगी तो आप इलेक्ट होंगे, री इलेक्ट होंगे। अगर लोगों की तरजीहात को आप सेकेंडरी रखेंगे, अपनी आगे रखेंगे, तो फिर यही होगा। अब हो क्या रहा है? फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपके ऑफिशियल रैंक्स के अंदर, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। कोई कह रहा है जी साजिश हो रही है, कोई कह रहा है इनकी लड़ाइयों ने हमें मरवा दिया। कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है इनएफिशिएंसी और द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू डिलीवर। ये सारी हुज्जतें हैं ना। फवाद चौधरी कहते हैं हम इसलिए फेल हो गए क्योंकि ये 3 बड़े लड़ रहे थे। फैसल वाबडा ने कहा हम इसलिए नाकाम हो गए क्योंकि कोई अपने आप को वजीर आजम समझते हैं। कंसेंसस इस बात पे है कि डिलीवरी नहीं है, वो डिलीवरी नहीं है कंसेंसस। प्राइम मिनिस्टर ने भी एंड में क्या कहा, यार ये बातें बाहर ना करें, ये अंदर की बातें रहनी चाहिए। किसी ने इन बातों को गलत नहीं कहा, किसी ने। अब देखना ये है कि बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। हम लोग रियलाइज नहीं करते कई बार अपनी डे टू डे में फंसे हुए। ये 3री सिविलियन गवर्नमेंट है रो में। ये 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने भले टाइम में खत्म किया हो, लेकिन 2 सिविलियन गवर्नमेंट्स ने पूरा टाइम पूरा किया है। पीपल्स पार्टी ने भी पूरा टाइम किया, नवाज शरीफ की पार्टी ने भी 5 साल पूरा रूल किया। अब अगर यहां आ गया तो ये 3rd गवर्नमेंट इन प्रोसेस है सिविलियन, जो तो वो भी अब डायलॉग खत्म हो जाएगा कि जी हमें इंटरप्टेड इक़्तिदार मिलता रहा, 2 साल आए, फिर वो मार्शल लॉ आ गया, फिर आ गया। अ लॉट इज एट स्टेक। खाली इमरान खान साहब का फ्यूचर एट स्टेक नहीं है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी का फ्यूचर एट स्टेक है। और अभी आपने पिछले दिनों बातें सुनी, बयान सुने, फिर इंटरव्यू भी सुना ख्वाजा आसिफ का, मेरे प्रोग्राम में ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा हाँ जी अगर तो कोई नेशनल गवर्नमेंट बनती है और उसमें फिर सारे स्टेक होल्डर्स आ जाएं। स्टेक होल्डर्स कौन से हैं इस मुल्क में? या सियासतदान है, या ब्यूरोक्रेसी है, या अदलिया है, या फौज है। अब ब्यूरोक्रेसी को देख लीजिए आप, ब्यूरोक्रेसी को किसी ने ओन नहीं किया। और अभी आपने तनख्वाहें, छोटी सी बात होती है, आपने वो भी नहीं बढ़ाई। जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो एक ग्रेड से 16 का गरीब आदमी है या सुपर का अफसर है, उसके लिए तनख्वाह मैटर करती है। जो करप्ट और इस किस्म का ब्यूरोक्रेट है, उसको तनख्वाह 1 पैसा भी ना दो फिर भी खुश है, वो बिलियनर्स बैठे हुए हैं। शुक्र है 3 इस बारी प्रमोशंस नहीं हुई, ग्रेड 22 में प्राइम मिनिस्टर ने 3 नहीं की, और वो भी बड़े बदनाम तरीन लोग थे। लेकिन उसके अलावा सर्टन जो करप्ट है उसको परवाह नहीं है, दूसरों को आप दे नहीं रहे। आप सारा ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं है, आप उसको ओन नहीं करते, आप उसकी मिनिमम नीड्स पूरी नहीं करते। वैसे वो मीटिंग में ऐसी बातें नहीं करते। हफीज शेख ने आपने रिसेंटली एक कैबिनेट मीटिंग में कहा कि जी क्या करें, ब्यूरोक्रेट सारे पेपर पुशर्स हैं, तनख्वाहें आप ना बढ़ाएं, पेपर पुशर्स उनको आप कहें, और फिर आप कहें कि जी ये कोई नवाज शरीफ का बंदा है, कोई जरदारी का बंदा है, कोई किसी का बंदा है।
वो तो अपने बंदे नहीं होते यार। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मालिक, आपने काफी तफसील में बात कर दी। जो इंटरव्यू के नतीजे में आपको लग रहा है कि जो चीजें सामने आ रही हैं, तो सोहेल वड़ाइच साहब ने भी हमें नाज़रीन ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू द प्रोग्राम सोहेल वड़ाइच साहब। ये पता नहीं आपने क्या खिला के ये इंटरव्यू किया था। फवाद चौधरी वैसे बात तो हमेशा करते हैं, जो दो टोक उनके जहन में होती है, लेकिन उन्होंने तो खुल के सारी बात कर दी और बड़ी, आप हैरान हुए उनकी बातों से या यू वर एक्सपेक्टिंग दिस सोहेल साहब? मेरा तो ख्याल है उन्होंने बड़ी मोहतात गुफ्तगू की है और सिर्फ उन्होंने जो बातें हमें सबको पता थी वो सिर्फ कर दी है ऑनेस्टली। और उन्होंने दरअसल तो हुकूमत को डिफेंड किया है, इमरान खान की को बहुत हाई वैल्यू किया है। और जाहिर है जब ये पूछा जाए कि फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने सेकंड टीयर पे डाल दी है। फर्स्ट टीयर को उनका ख्याल है कि वो तो आलम इस्लाम के लीडर हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनका तजदिया तो ये है कि सारी गलती सेकंड टीयर की है। अच्छा सोहेल साहब, ये नहीं कहा उन्होंने आपके इंटरव्यू में कि जब आपने कहा कि लीडरशिप जो कमजोर जो लगाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी लीडर ही लगाता है जो लोगों को लगाता है। तो मुझे लगा कि वो इमरान खान साहब की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वो बाकी सब बातें की जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी जो लीडर ही है वो ही अपॉइंटमेंट्स करता है। तो लगा थोड़ी बहुत तनकीद है। आप मुझे बताइएगा, ये आपने इंटरव्यू किया और उस पर जब से इंटरव्यू नशर हुआ है इसी पर बातचीत हो रही है, काबीना में भी बात हुई। आपको क्या लगता है बहैसियत एक मंझे हुए ये एनालिस्ट के जिसने पाकिस्तान की सियासत देखी है, आपको क्या लगता है कि इस इंटरव्यू का कोई असर होगा, कोई इसका इम्पैक्ट होगा? अभी जैसे इन्होंने मालिक ने बात की कि इस इंटरव्यू के बाद जो बात एक और सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी भी जो है इट्स इन क्वेश्चन। मालिक साहब तो माशाल्लाह सारे सिस्टम को जानते हैं। मैं नहीं ऐसा समझता, मैं समझता हूँ कि इसकी ये लीडरशिप का फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। और यहाँ पे बड़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स भी चली हैं, उनकी कई पॉलिसियाँ अच्छी रही, कई गलत रही, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ माशाल्लाह कौन से बड़े अच्छे चले हैं जो अब ये कहें कि डेमोक्रेसी फेल हो गई है तो फिर अब माशाल्लाह आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि ना मार्शल कामयाब हुए हैं ना डेमोक्रेसी कामयाब हुई है, लेकिन कम से कम मार्शल पहले में अलमिया मशक्की पाकिस्तान हुआ, दूसरे में और बहुत से मामला हुए, तो कम से कम बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, मुल्क में ऊंच नीच आती रहती है। तो दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी है क्या, या इमरान खान या नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट हम खुद ही तो बनाते हैं, हम खुद ही बनाते हैं। और जाहिर है जब वो नहीं चलती तो हमें ये भी इख्तियार है कि हम उनको फारिग कर दें। तो मेरा ख्याल है कि अब देखना ये होगा कि क्या पार्लियामेंट में इसी तरह ये चलता है, या जो हमारे यहाँ और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ सिर्फ इलेक्टेड लोग ही नहीं चलाते, इसमें हमारे यहाँ बहुत से हमारे हैं जो पत्ते पर्दा और सामने रियासत को चला रहे हैं। अदलिया का किरदार है, अदलिया 2 प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर चुकी है। फौज का किरदार है, फौज कई दफा मार्शल लगा चुकी है, फौज कई दफा पत्ते पर्दा रह के वज़ीर आज़म को फारिग कर चुकी है। तो ये सारे जो किरदार हैं, क्या वो इसी तरह रियासत को तबाही के रास्ते पे जाने देंगे या कहीं मिल बैठ के कोई फैसला करेंगे? तो आमतौर पे जब भी हम एक ब्रिंक पे पहुंचते हैं, किनारे पे पहुंचते हैं, चाहे दहशत गर्दी का हो चाहे कोई और वाकया हो, तो फिर सारे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं वो किसी ना किसी जो है तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं जिससे फिर आगे का रास्ता तलाश करते हैं। वो जाहिर है देर पा नहीं होता, क्योंकि देर पा तो यही तरीका है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो और वही चलाएं, लेकिन चूंकि वो हमारे यहाँ है नहीं शुरू से ही, तो इसलिए फिर कोई ना कोई पैच लगाया जाता है। तो अब भी मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई पैच लगाने का वक्त जो है वो करीब आ रहा है, कोई टैग लगाने का वक्त करीब आ रहा है। मेरा ख्याल है ये तो बात नाज़रीन बड़ी क्लियर है कि ये एक मुल्क है जहाँ के डेमोक्रेसी भी है, सेमी डेमोक्रेसी भी रही है, मार्शल लॉ भी खूब धड़ल्ले से आया और रहा है और बिनाइन मार्शल लॉ भी आया है, लेकिन
बात यही है कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, सिस्टम है वही चलना है। ब्रेक के बाद बात करते हैं और अपने पैनल से ये विल कम टू द प्रेजेंट। एक ब्रॉड डिस्कशन हो गई कि इस इंटरव्यू का मतलब क्या है, और एक ब्रॉडली जैसे मालिक ने बात की और सोहेल वड़ाइच साहब ने बात की कि इम्प्लीकेशंस क्या है, ब्रॉडर जो सिस्टम है डेमोक्रेसी वगैरह उस हवाले से। लेकिन ब्रेक के बाद पूछेंगे कि इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या है इंटरव्यू पे, क्या कोई हम तब्दीली देखते हैं इस हुकूमत में, जो तरीका कार है चलाने का, जिन चीज़ों की निशानदेही मालिक ने की कि जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या कोई बेहतरी आने के इम्कान है या इट वॉज जस्ट अनदर इंटरव्यू? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मालिक, ये बताइएगा कि जो एक रिएक्शन आया है जो प्राइम मिनिस्टर का काबीना की मीटिंग में, हैज दैट सरप्राइज यू कि उन्होंने कहा जी ये अंदर बातें क्या करें, खुल के बाहर करेंगे तो ऑपोजिशन को फायदा होगा? नहीं, इसमें कोई भी उनकी जगह होता यही कहता ना, कोई भी वजीर आजम होता, कोई भी पार्टी लीडर होता यही कहता कि डर्टी लिनन बाहर आप ना धोएं। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अब समझ आ रही है कि गवर्नमेंट करना कितना मुश्किल काम है। और जब आप एक पार्टी के लीडर होते हैं नसीम, खासतौर पर हमारे मुल्क में जो पार्टी लीडर होता है वो तो एक मैंडेटेड ऑटोक्रेसी होती है। नवाज शरीफ साहब हैं, एब्सोल्यूट हैं, कुछ कर लें उनकी पार्टी ने उनकी बात सुननी है और उनको डिफेंड करना है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सरदार वली हो, मौलाना फजल रहमान हो, हर किसी ने अपने अपने वालिद से या बीवी से, अहलिया से या भाई से पार्टीज इनहेरिट की हुई, इसलिए वो तो छोड़ दें। अब इनको समझ आ रहा है कि जब आपने 20 करोड़ लोगों से बात करनी, वो आपकी बात कैसे सुनेंगे, उनको कैसे मनानी है। मैं अभी आप सुन रहा था बात, हम पहले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे। मेरी पिछले हफ्ते एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वन ऑफ द हिज टॉप 3 ब्यूरोक्रेट्स आप समझ लें। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मसला क्या है, ये कई चीजें प्राइम मिनिस्टर बड़े पैशनेटली अनाउंस करते हैं एंड यू नो के हिज हार्ट इज इन इट, चलती क्यों नहीं है? उसने कहा एक तो एक्सपीरियंस बड़ा है गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि मैंने एक बात कह दी है वो हो जाएगी, उसमें होता नहीं है। तो हो जाएगा, उसकी कानून बननी है, कानून साजी होने हैं, उसके रूल्स एंड प्रोसीजर बनने हैं, वहां पे कमजोर है इनका प्राइम मिनिस्टर। वो प्रोसेस होता नहीं है। उस प्रोसेस को पता लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने 4 महीने पहले बात की थी, उसकी जो चीज लिखाई में नहीं आएगी वो ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। वो प्रोक्लेम पॉलिसी, जबानी पॉलिसी और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो 2 मुख्तलिफ चीजें। छोटी सी बात सुन ले, बाकी ये तो छोटी बातें छोड़। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज भी बयान चल रहा था इमरान खान साहब का कि वो नाराज हुए हैं 2 साल बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना बनी हो, जिसने और आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ना बने हो, जब आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है। रजाक दाऊद साहब के अपने काम तो सारे हो रहे हैं। अगर ड्यूटीज, अगर लॉटे केमिकल का पहले इंपोर्ट करने की कोशिश की, नहीं मिला, बजट में उसका वो पैराजाइलिन की ड्यूटी माफ करा दी। खुद आप बना रहे हैं सैनिटाइजर्स, तो आपने सैनिटाइजर के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड समझे क्या है प्राइम मिनिस्टर? मालिक फिर प्राइम मिनिस्टर क्या समझे? अभी आप कह रहे थे ना प्राइम मिनिस्टर को समझ आ रही, क्या समझ आ रही है और उस समझ आने की इंडिकेशन क्या है? मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा मसला मुझे नजर आता है, जाहिर है देखें हम कभी भी अक्लमंद ज्यादा होने का ना तस्वुर करते हैं, ना हमें कोई होना चाहिए। जो आदमी इस मुल्क का वजीर आजम बने, करोड़ प्लस वोट लेके आए, जाहिर है वो सियाना आदमी होता है, वरना आप और मैं क्यों ना वजीर आजम बन जाए। मैं किसी की अकल नहीं क्वेश्चन कर रहा, सिर्फ कुछ टच पॉइंट्स होते हैं। मुझे लगता है वजीर आजम साहब समझते हैं कि जो बंदा अमीर है शायद वो बड़ा सियाना है, बिकॉज वो डोनर्स को देखते हैं और उनके नजदीक होता है कि यार फलाना बंदा, वो जितना हम मजाक में एक दूसरे कहते हैं जी तो एडा सियाना था, तेरे को पैसे क्यों नहीं है कि जनरेटिंग वेल्थ इज अ टैलेंट। हर आदमी पैसा नहीं जनरेट कर सकता, लेकिन अगर आप करोड़पति अरबपति हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यू आर अ वाइज पर्सन ऑल्सो, आप समझदार भी सबसे ज्यादा हैं। प्राइम मिनिस्टर के करीबी तरीन लोगों में एक चीज कॉमन है नसीम, वो सारे बहुत अमीर हैं और शायद प्राइम मिनिस्टर की राय को बहुत ज्यादा देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर खुद सारा वक्त बात करते रहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। प्राइम मिनिस्टर खुद अपने गिर्द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देख रहे। रजाक दाऊद साहब के जैसे लोग हैं। अच्छा मालिक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज काबीना में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियरली कहा कि मेरे ये लोग जो सारे दोस्त हैं, आई एम हियर नॉट फॉर माई फ्रेंड्स, मैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए यहाँ हूँ। और कुछ उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कहा कि मैं बड़ा हैरान हुआ
जब उनको परेशानी हुई कि फोरेंसिक ऑडिट वगैरह होगा, तो मैंने कहा वाई आर यू कंसर्न्ड, भाई तुम्हारे तो सारी चीज़ें क्लीन हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि अमीर लोग हैं साथ, अमीर लोगों के साथ साथ आई थिंक प्राइम मिनिस्टर अज्यूम करते रहे कि ये तमाम ईमानदार भी, और जो आपने बात प्रोसेस की है मेरा ख्याल है वो बड़ी अहम है, ये समझ आने की जरूरत है, क्योंकि प्रोसेस के बारे में समझते नहीं है लोग। अब प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करी, इनके जो सपोर्टर्स हैं, क्योंकि आप या मैं कोई बात करेंगे प्रोसेस की तो वो चार हमें गालियां दे देंगे बजाय समझने के। आखिरी कमेंट क्विकली, ये चौहान साहब ने जो कहा कि अब आप घर जाएं फवाद चौधरी साहब, तो ये चौहान साहब ने कहां से कहा? लोग कहते हैं कि ये नहीं कि कैसे उन्होंने कह दिया, उनको किसी ने कहा कि आप कह दें, बिकॉज हाउ कैन ही बी टॉकिंग लाइक दिस अबाउट फवाद चौधरी जो कि कहीं ज्यादा सीनियर है उनसे? फवाद चौधरी साहब ने कभी भी अपना डिस्टेस्ट छुपाया नहीं है उस्मान बुज़दार साहब के लिए। वो हमेशा कहते हैं आई एम अ बेटर कैंडिडेट। उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए थे, पब्लिकली भी कहा था, ही इज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। लेकिन चौहान साहब का एक और चीज इंटरेस्टिंग खाली ये नहीं की तो इसलिए चौहान साहब तो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के साथ। देखें, मैंने आपके दुश्मन के खिलाफ मैं बोलता हूँ। लेकिन एक वेरी क्विकली, आज उन्होंने एक खबर चल रही थी कि उन्होंने जो नए इंफॉर्मेशन के ऑफिसर्स पास आउट हुए हैं उनके साथ तकरीर किया, उनको एड्रेस किया, और उसमें उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा दिया। नवाज शरीफ ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने किया, फलाने ने ये किया। इमरान खान खुद कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को पोलिटिसाइज ना करें। उनके मिनिस्टर्स जो फ्रेश पास आउट ग्रेजुएट्स हैं उनको कह रहे हैं कि सारा पॉलिटिकल एजेंडा दे रहे हैं। ये है कॉन्ट्रोडिक्शंस, ये है जो मैसेज की कंफ्यूजन है, चाहे वो कोरोना का मैसेज, चाहे गवर्नेंस का मैसेज है, क्या पॉलिटिकल या प्रायोरिटीज का मैसेज है। देयर इज अ टोटल डिस्कनेक्ट सा नजर आता है अनफॉर्चुनेटली, और इसमें मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस और हटदर्मी का बहुत ज्यादा रोल है। बेशक प्रोग्राम का ये सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। मालिक बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और नाज़रीन, ये बात कि पॉलिटिक्स इस वक्त लगता है ज़्यादा ही यानी कि फॉरवर्ड है एजेंडे पे प्राइम मिनिस्टर के। कोविड के हवाले से भी हमने देखा कि चाहे सिंध हो, चाहे यहाँ हो, और चाहे PMLN हो, पॉलिटिक्स जो है उस पर फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। हालांकि फ्रंट फुट पे लीडरशिप इस वक्त होनी चाहिए जो मुल्की क्राइसिस है। बहरहाल नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे प्लाज्मा पर। आखिर प्लाज्मा थेरेपी पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या, क्योंकि तजाद है काफ़ी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो हमने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 1,75,000 मरीज़ हैं और कई हैं जो काफ़ी सीरियस भी हैं। तो उस हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी ले आए आप लोगों के लिए, नाजरीन के लिए, कि एक्चुअली प्लाज्मा थेरेपी पे पॉलिसी क्या हुकूमत की। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर हुकूमत की पॉलिसी क्या है, क्या कहना चाह रही है, कन्वे क्या करना चाह रहे हैं आप लोगों को सबको, कि प्लाज्मा थेरेपी इज गुड और बैड और वट एवर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नाज़रीन डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, कन्वीनर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कमेटी बनाई है कोरोना पे। बहुत शुक्रिया जावेद अकरम साहब। और साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शौकत महमूद साहब, वो चेयरमैन हैं पंजाब कोरोना एडवाइजरी कमेटी। बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, इससे पहले हम जाएँ पैनल के पास, ज़रा याद दहानी के लिए शुरू करते हैं। अभी डॉक्टर शौकत अहमद साहब ने क्या कहा कि थेरेपी ठीक है, गलत है, जरा सुनिएगा लेटेस्ट उनकी स्टेटमेंट जो आई थी। डॉक्टर परवेज चीज नहीं है कि आप जिसको दिल करता दे दें। इससे ट्रांसफ्यूजन की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इसका बड़ा जुडिशियस यूज होना चाहिए इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, सिर्फ एक ट्रायल के तौर पे। और हमने ये प्रपोज किया था कि आप एक रेंडोमाइज ट्रायल करें। फिर डॉक्टर ताहिर शमसी साहब जिन्होंने शुरू किया इस पर काम, सुनिए उन्होंने क्या कहा था मार्च में। प्लाज्मा सेहतमंद हुए थे, कोरोना से सेहतयाब हुए थे लोगों का प्लाज्मा एक बहुत कीमती चीज है, और जो हमारे जैसे मुल्क में लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने क्या कहा, देखिए। प्लाज्मा अतिया करके दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। फिर नाज़रीन, ये भी हमने सोशल मीडिया पे देखा, शायद आपको दिखाएं हमारे प्रोड्यूसर के
सोशल मीडिया पे काफ़ी ये बात हुई कि जी ख़रीदना है, बेचना है प्लाज्मा, कितनी कीमत में आपने ख़रीदना है, कितने पे बेचना है, इस पर भी मेरा ख्याल है कोई तनकीद हुई है हुकूमत की तरफ से। तो हमारे पास दो मेजर फिगर्स हैं जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब फेडरल लेवल पे कमेटी में हैं और डॉक्टर शौकत साहब जो हैं वो कमेटी जो है पंजाब की उसके मेंबर हैं। तो डॉक्टर शौकत साहब आप ज़रा फरमाइएगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट पोजीशन, क्योंकि पंजाब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि ये सही नहीं है या कोई प्रॉब्लम है इस थेरेपी में। अच्छा, पहली बात तो ये है जी कि थैंक यू वेरी मच, आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया जिसमें लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं। और ये जिस स्टेटमेंट को आप रेफर कर रही हैं ये भी इनफैक्ट मेरी ही स्टेटमेंट थी। कल हमने ये सोचा था कि कन्फ्यूजन बहुत बढ़ गया है, लोग बड़े परेशान हैं और इवन हमारे मुआलिज, क्योंकि सब लोग तो बड़े शहरों में नहीं बैठे हुए, सब लोग तो टीचिंग हॉस्पिटल्स में नहीं बैठे हुए और उनका बाज़ औक़ात नॉलेज इतना अपडेटेड नहीं होता। दूसरी ये जो खबरें आनी शुरू हुई कि प्लाज्मा की एक ट्रेड शुरू हो गई है, तो इसने तो हमें यकीनन बहुत परेशान किया। तो इस पर फिर हमने अपने जो हमारा एडवाइजरी ग्रुप है उसकी अर्जेंट मीटिंग, वैसे तो हम रोज़ाना मिलते हैं, इस सिंगल पॉइंट एजेंडा पे रखी। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड ये बता दूं कि हमें राब्ता किया था शमसी साहब ने कराची से कि उन्होंने एक ट्रायल अप्रूव किया है और उसके लिए आप हमारे साथ शामिल हो जाए। तो हमने उन्हें पहले जब ट्रायल की डिटेल मांगी, फिर हमने अपना इंटरनेशनल लिटरेचर जब रिव्यू किया तो हमने उन्हें ये कहा कि देखें कि बात ये है कि बहुत सारी जगहों पे तो करने वाला ये ट्रायल नहीं है, लेकिन हम आपके साथ एक दो जगहों पर, एक दो अस्पतालों में इसको एज ए ट्रायल यूज करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसके क्या नतायज निकलते हैं और फिर उसके मुताबिक आगे चलेंगे। अब बदकिस्मती से कुछ टीवी पे, कुछ चैनल्स पे, कुछ शमसी साहब ने खुद आके इसकी अफादियत पर बहुत सी गुफ्तगू की, जिसकी वजह से एक फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एक सनसनीखेज ये खबर फैल गई कि प्लाज्मा इज अ लाइफ सेविंग ड्रग, विच इज़ नॉट करेक्ट। ना उसकी कोई एविडेंस थी, ना उसकी कोई इंटरनेशनल लिटरेचर में ऐसी चीज़ नज़र आती थी। कुछ चाइनीज स्टडीज़ एक दो थी जिसमें कुछ फ़ायदे उन्होंने बताए, लेकिन क्योंकि वो भी एक पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ था और इतनी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं हुआ था, तो हमने ये फैसला किया बिल्कुल ठीक है, हम इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग ट्रायल के तौर पे इस पे काम करेंगे। और हमने एक नोटिफिकेशन कर दी जिसमें हमने लाहौर के 4 अस्पतालों को ये ऑथराइज कर दिया कि आप ये प्लाज्मा लेंगे। उससे पहले हमने हेमेटोलॉजिस्ट इकट्ठे किए ये तय करने के लिए कि प्लाज्मा लेने के तरीकाकार क्या होगा, कौन लोग प्लाज्मा ले सकेंगे, किस क्वांटिटी में लेंगे, कहाँ इकट्ठा किया जाएगा और अगर इस्तेमाल नहीं होता तो उस प्लाज्मा का क्या इस्तेमाल होगा अगर कोविड के लिए इस्तेमाल नहीं होता। फिर हमने ये फैसला किया कि किन मरीजों को ये दिया जा सकता है। तो जब हमने लिटरेचर रिव्यू किया तो पता लगा एक बड़ी छोटी टाइम विंडो है जिसमें ये प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके अलावा इसके बहुत से नुकसान भी हैं और ये इनजुडिशियसली इस्तेमाल नहीं किया। ये तो बैकग्राउंड। इसके बाद फिर हमने एक कमेटी बनाई, 4 अस्पतालों के लोगों को उसमें शामिल किया। उसके बाद एक क्लिनिकल गाइडलाइंस के लिए कमेटी बनाई जिन्होंने कहा कि जी जब भी किसी को प्लाज्मा इस्तेमाल करना है तो वो ये एक रिक्वेस्ट भेजेंगे विद डिटेल ऑफ द पेशेंट और ये कमेटी इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे उसकी परमिशन देगी और फिर ये प्लाज्मा इस्तेमाल किया। ठीक। बदकिस्मती से इस पर पूरा अमल दरामद नहीं हो सका और फिर ये खबरें आपने जो चारों तरफ पढ़नी शुरू की कि हर तरफ प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब मजे की बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जिन्होंने बायोएथिकल फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दी थी, उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट इशू कर दी है कि शायद इसको फैलाने की जरूरत नहीं है और बड़ा केयरफुल होना चाहिए। और अभी तक तो इसके क्योंकि अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर जावेद अकरम साहब के, डॉक्टर साहब प्लीज विल यू कमेंट ऑन दिस नाउ और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से बताइए क्या पोजीशन है। थैंक यू नसीम। जैसे महमूद ने कहा, बिल्कुल ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़े इम्पोर्टेंट वक्त पे आपने ये प्रोग्राम किया। देखें, अभी इस वक्त ये कहना ख़त्मी तौर पे कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क इन कोविड-19 इट्स नॉट पॉसिबल। सारी दुनिया दे आर आउट देयर, एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी डॉक्टर, एवरी इन्वेस्टिगेटर इज़ आउट देयर टू टेस्ट समथिंग कि जो अल्लाह करे कि कोई वाक़या ही जिसको हम कहें एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स हैं और सो इज़ प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी वी नो फॉर लास्ट 45 ईयर्स आई हैव बीन यूजिंग इन वेरियस। मैं जब अल्लामा इकबाल का प्रिंसिपल था तो उस वक्त हमने प्लाज्मा फ्रीसिस का एक सेंटर बनाया था, दैट वाज फॉर डेंगी। बट आईटीपी में इसका एस्टेब्लिश्ड रोल है, इसमें मायस्थीनिया ग्रेविस में कई कैंसर्स में इसका एस्टेब्लिश्ड रोल है। कोविड-19 क्योंकि मार्च में तो पाकिस्तान में आया
तो जाहिर है चाइना में ये दिसंबर में आया, तो इसलिए ये पैसिव इम्यूनिटी गिना जाता है कि जो लोग रिकवर कर चुके हैं, जो कॉन्वलेसेंस कर रहे हैं, या 15 दिन उनको हो गए RT-PCR नेगेटिव और दे आर नेगेटिव फॉर सिफिलिस एंड ऑल दीज कम्युनिकेबल डिजीज लाइक हेप सी और HIV, उनमें एक पोटेंशियल एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं IgG। IgM तो ख़त्म हो जाती है। इफ़ यू टेस्ट देयर IgG और उसमें उनको क्वालिटी और क्वांटिटी मिलती है एलाइजा से, तो दे हैव ए पोटेंशियल के जो पेशेंट इसमें सफ़र करें। और बिल्कुल महमूद शौकत ने सही कहा कि इसकी टाइम विंडो बहुत नैरो है, विच हैज़ बीन ग्रॉसली मिसयूज्ड। लोगों ने जब वेंटिलेटर पे रहे 4 प्लाज्माज लगाने की कोशिश की, अब उसमें कोई फायदा नहीं है, मल्टी ऑर्गन डैमेज है। ये वो ब्रिज है जो शायद किसी को बचा लिए वेंटिलेटर पे जाने से, क्योंकि न्यूट्रलाइज कर दें आपकी बात को। जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, नैरो विंडो क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय नैरो विंडो? देखिए मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको जो क्रिटिकली इल होने जा रहा है, वो जो 5 से 7% लोग जाते हैं, 30% तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, 40% माइल्ड मॉडरेट डिजीज है, 10% के करीब में सीवियर डिजीज होती है, या 7% में क्रिटिकल। तो वो पेशेंट्स में जो क्रिटिकली इल हैं, जिनके आप देख रहे हैं कि इम्यून सिस्टम इतना खुद नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, उनके आप एलाइजा करते हैं, IgG करते हैं, IgM करते हैं, मगर क्वांटिटी इज़ नॉट दैट मच, क्योंकि अब आप क्वांटिटी भी कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी भी कर लेते हैं, और दे आर स्ट्रगलिंग विद द ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, या उनको ऑक्सीजन असिस्टेड कोई ना कोई ऑक्सीजन चाहिए, बाईपैप चाहिए, CPAP चाहिए, बट जनरली दे आर नॉट ऑन वेंटिलेटर, दे डोंट हैव एंड ऑर्गन डिजीज, दे डोंट हैव कोमॉर्बिडिटीज। वो पेशेंट्स में ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, कभी कंट्रोल स्टडी किसी का रिजल्ट नहीं आया बशमूल हमारे, हम भी शाहिद शमशी और मैं इकट्ठे ही को इन्वेस्टिगेटर हैं, और मैं देख रहा हूँ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में हमारा सेंटर है PIMS में, और AJK और बाकी KPK वो देख रहे हैं साउथ। तो इस वक्त 373 पेशेंट्स किए हैं, अच्छे बुरे रिजल्ट आए हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अब इसलिए आ रहे हैं, कहते हैं जी मेरा वालिद मर रहा है और आपको सॉरी आप दोनों से मैं चाहूंगी वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, नाजरीन के लिए एक एक फिक्रा बता दीजिएगा कि वो प्लाज्मा थेरेपी की तरफ जाएं अगर उनके पेशेंट क्रिटिकल हैं और आप कह रहे हैं कि उनके पास